नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। बजट 2025 का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइसेंस फर्स्ट के एमडी पंकज कपूर। पंकज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। बजट फाइनली आ गया है और बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आया है। आपको कैसा लगा ये बजट? देखिए, मुझे डायरेक्शनली तो बहुत ही अच्छा लगा और उसका रीज़न है कि एक तो रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जो इनकम के ऊपर जो बेनिफिट दिया है 12 लाख के नीचे तक नो इनकम टैक्स, उसका हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है अफोर्डेबल हाउसिंग पे लगेगा और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर लगेगा, जहाँ पे सप्लाई की ग्रोथ कम हो गई थी। कोविड के बाद अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट मार्केट में एक फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई दी, लेकिन ये के शेप थी। इसमें आपको जो टॉप सिटीज़ टायर 1 सिटीज़ थी और लाइक जो मेजर मेट्रोज़ थी, वहाँ पे आपको तो ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी, लेकिन जो स्मॉलर सिटीज़ थी वहाँ की ग्रोथ थोड़ी सबड्यूड थी। सेल्स में फिर भी ग्रोथ थी, लेकिन न्यू सप्लाई नहीं आ रही थी। नए बिल्डर जो है वो उसको नए इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, तो उसको ध्यान में देख रखते हुए जो इस तरीके का था, हम लोग ये सोच रहे थे कि जैसे पुराने रिजिम के अंदर टैक्स एग्जम्पशंस होते थे तो रिक्वायरमेंट थी करीब के इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल दोनों मिला करके अगर 5 लाख रुपए तक की रिबेट दे देते तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो घर ख़रीदार होता तो उसको इतना फ़ायदा होता कि वो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करता और डिमांड साइड इंटरवेंशन होता। लेकिन 12 लाख रुपए की इनकम के अंदर नो इनकम टैक्स करके जो 1-1 लाख रुपए 80,000 से 1 लाख रुपए जो एडिशनल होम बायर के हाथ में और कंज्यूमर के हाथ में जो बचा, उसको देखते हुए वो लोग ज़रूर ही रियल एस्टेट में ज़्यादा निवेश करने की बात सोचेंगे। और मुझे लग रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो थोड़ा सा स्लो डाउन देख रही थी पिछले 4 साल से, विल सी अ रिवाइवल गोइंग फॉरवर्ड। इसी में मैं थोड़ा डिटेल में पूछना चाहूँगी क्योंकि 12 लाख का एक मैजिकल आंकड़ा दिया है, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें भी कैच है। तो क्या सही में लोगों के पास उतने पैसे आएंगे कि वो लोग घर खरीदने के बारे में सोच भी सके? अब ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, बट मेरे हिसाब से कि अगर जो आइडियली नज़र आ रहा है कि कम से कम 80,000 से लेकर के 1,10,000 रुपये तक का बेनिफिट सारे सेगमेंट्स के और सारे लोगों को मिल रहा है, उसको देख करके वो कुछ ना कुछ ये देखेंगे कि घर खरीदें और उसमें निवेश करें। और रियल एस्टेट जो है एक ऐसा निवेश है जो सोशल सिक्योरिटी भी देता है, तो अगर डिस्पोजेबल इनकम है किसी के पास तो उसको देखते हुए वो कुछ ना कुछ वो रियल एस्टेट में पैसा डालना ज़रूरी चाहेगा। तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली ऐसा कोई डिमांड साइड इंटरवेंशन नहीं लग रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जो स्टिमुलेशंस चाहिए था अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर, वो आपको होता हुआ दिखाई देगा। वही हम देख रहे हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट की मांग तो हर एक व्यक्ति कर रहा था, हर एक डेवलपर कर रहा था। उनकी मांग थी कि अफोर्डेबल सेगमेंट में कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो स्वामी 2 फंड, इसकी जो उन्होंने घोषणा की है, इसको आप अफोर्डेबल से जोड़ के कैसे देख रहे हैं? और क्या सही में जो 1 लाख घर जो अभी स्टॉल प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं उनको रिवाइव होने का मौका मिलेगा? देखिए, स्टॉल प्रोजेक्ट्स के जो नंबर हैं उसमें हमने पिछले 3 साल में बढ़ोतरी होती दिखाई दी। तो अगर पहले देखते थे कि जो कोविड रेरा के आने से पहले वाले प्रोजेक्ट थे वो ज़्यादातर स्टॉल्ड थे, लेकिन कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 2021, 22 और 23 में लॉन्च हुए हैं, उसके अंदर एक अच्छा नंबर जो है वो स्टॉल्ड होता हुआ दिखाई दिया। तो पिछले 3 साल के लॉन्च प्रोजेक्ट्स के अंदर करीब 87,000 यूनिट्स जो हैं आज के दिन इंस्टॉल्ड हैं। तो अगर मैं इस तरीके से देखूंगा तो गवर्नमेंट ने एक ग्रोइंग कंसर्न को ध्यान में देखते रखते हुए स्वामी फंड का 15,000 करोड़ रुपए का जो राशि जो उसको उपलब्ध कराई है, ये बिल्कुल स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली सिचुएशंस हैं कि शुड नॉट बी ए केस कि आगे चल कर के जब वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स डिफ़ॉल्ट हो जाए कंज्यूमर के अंदर, कंज्यूमर जो हैं वो परेशान हो। उससे अच्छा आज ही वो प्रोविज़न बना करके उसके रिवाइवल और रिजोल्यूशन की तरफ जो गवर्नमेंट ने ध्यान रखा हुआ है, ये बढ़िया है। और जो स्वामी का जो पहला जो फंड था उसने भी एक रिमार्केबल काम किया हुआ है
वो कंटिन्यू होते होते रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये एक इस तरीके के फ़ंड की एक ज़रूरत थी और इसके कंटिन्यूएशन की ज़रूरत थी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ डन अ गुड जॉब फॉर दैट। तो ऐसी कौन सी सिटीज़ होंगी जहाँ पे आपको लग रहा है ये स्ट्रेस एसेट्स हैं अभी भी? देखिए, स्ट्रेस एसेट्स सारे सिटीज़ के अंदर हैं, लग्जरी में भी हैं और अफोर्डेबल में भी हैं। तो आपको जो इवन द मेजर सिटीज़ जो हैं उसके अंदर जो पेरिफेरल एरिया हैं वो भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जो टिकट साइज़ है स्वामी फंड के लिए वो अफोर्डेबल सेगमेंट है, 45 लाख के नीचे वाले घर के लिए ये अवेलेबल है। तो एक लार्ज सेगमेंट है। तो अगर आप ओवरऑल मार्केट देख लीजिए, ऑल इंडिया का मार्केट देख लीजिए, तो लग्जरी सेगमेंट में सिंस क्योंकि सेल्स और ग्रोथ अच्छी थी तो वहाँ पे स्ट्रेस इतना दिखाई दे नहीं रहा है। अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में ही थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा था। तो जो आपकी पेरिफेरल लोकेशंस हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ है, वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पूरा बजट हम देखें तो कहीं ना कहीं टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस होता हुआ दिखा। तो कौन से ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो अनलॉक होंगे? क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जितनी सिटीज़ अनलॉक होंगी वहाँ पे घर बनेंगे, क्योंकि होम स्टे का काफ़ी बेनिफिट सबको दिया हुआ है। तो उतने घर भी बनेंगे, उतने लोग होम स्टे बनाएंगे। तो कौन से ऐसी सिटीज़ आपके ध्यान में है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ अनलॉक हो सकती है? देखिए, कई सारी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर एक तरीके से हो गया। आपके पास नासिक आया, अयोध्या आया। मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से आपको नासिक में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। दूसरे केरला साइट्स के भी कुछ एक टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको जो है ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, जो मेडिकल टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिलीजियस टूरिज्म के रिलेटेड इतनी सारी साइट्स और जो गवर्नमेंट का ध्यान है कि उसका अपलिफ्टमेंट कर के जो है वहाँ पे आपको औरंगाबाद में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग लोकेशन है, हाल फिलहाल हम कुर्ग, देख रहे हैं अयोध्या में भी तो कुछ नहीं रहने के लिए मिल रहा है। हाँ, अयोध्या तो में रहने के लिए नहीं, और कितनी बड़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशंस है जो रिलीजियस टूरिज्म की तरफ अट्रैक्टेड है। और साथ में अगर आप देख लीजिए तो गवर्नमेंट ने एक और भी कोशिश की है कि इतने सारे शहरों को जो एयर पोर्ट कनेक्टिविटी से जोड़ कर रहे हैं, तो हम एक 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 प्लेग्राउंड बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें आपकी मोबालिटीज़ बढ़ेगी और उसके साथ जो है ट्रैवल बढ़ेगा, और उसको रहते हुए आपके जो फ्लोटिंग पॉपुलेशंस के रिलेटेड जो डिमांड का स्टिमुलेशन होगा, उसमें चाहे आपके होटल की डिमांड हो, रिटेल की डिमांड हो और हाउसिंग की डिमांड हो, ये तमाम सारी चीज़ें आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। तो जैसे हमने अनाउंसमेंट में सुना था, कई ऐसे रीजनल जो सिटीज़ हैं उनको उड़ान स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं हम, हमें आना जाना अगर आसान हो जाए तो कम कम वो ज़्यादा बेटर रहता है। करेक्ट। सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया गया, वो जुलाई बजट हो या अभी का बजट हो, वो था बिहार। बिहार को बहुत फोकस करा गया है टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए, इवन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं वहाँ पे रियल एस्टेट को कितना डेवलप होने की अभी ज़रूरत है? देखिए, इकोनॉमी ग्रोथ होती है तो रियल एस्टेट ज़रूरी ग्रोथ होता है, और गवर्नमेंट का ये जो है फोकस रहा है कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ करे। और बहुत ही रिसोर्स रिच स्टेट है, लेकिन अपने इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उतना उभर करके नहीं आता है जितना आना चाहिए, जो उसका पोटेंशियल है। तो गवर्नमेंट का जो भी पर्सपेक्टिव रहा है और जो फोकस रहा है उसके प्रमोट करने के लिए बढ़िया है। और जैसे जैसे जो है आपके पास वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी आपको, रियल एस्टेट चाहे वो कमर्शियल हो, टूरिज़्म फ्लोटिंग पॉपुलेशन ड्रिवन हो, और या फिर आपका लिविंग पॉपुलेशन है, वो आपको होता हुआ दिखाई देगा। एज सच अगर आप देख लीजिए, जो PMAY और अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ के बाद जो है पटना में और रांची और ऐसे ऐसे शहरों के अंदर अच्छी खासी आपको रियल एस्टेट की ग्रोथ होती हुई पिछले 5 साल में दिखाई दी, और ये अब गोइंग फॉरवर्ड और बढ़ती हुई नज़र आएगी। वहीं आप हमें थोड़ा बता पाएंगे कि हाल फिलहाल अफोर्डेबल सेगमेंट कहाँ पे ग्रो कर रहा है? क्या अभी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ कौन सी होंगी जहाँ पे ये अफोर्डेबल सेगमेंट है?
देखिए, अफोर्डेबल सेगमेंट्स अगर हम देख लें तो गुजरात की सिटीज़ जो है वो नंबर 1 पे आती हैं, जिसमें अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया। इसके अलावा जयपुर है, भोपाल है, इंदौर है, नागपुर है, नासिक है। सो ये कुछ एक शहर हैं जो टॉप 10 और 15 शहरों के अंदर आते हैं। उसके बाद जो है, जो स्प्रेड है वो और भी है। तो ये जो है ना, बिल्डर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिपेंडेंट हाउसेस जो लोग बाग खुद के बनाते हैं लैंड खरीद करके, तो वो तो ऑल इन पूरी 300 सिटीज़ के अंदर स्प्रेड है इंडिया में। हर तरफ जो है आदमी घर खरीदता ही है। लेकिन अगर आप रैंक ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये जो मैंने 10 से 15 सिटीज़ बोली, और अफोर्डेबल हाउसिंग में एमएमआर भी नंबर 1 पे आता है, क्योंकि पेरिफेरल रीजन्स है। आपके वसई विरार है, कल्याण डोंबिवली है, फाड़ना रीजन्स है। गुड़गांव का भी जो एक्सटीरियर रीजन्स है, सोना है एंड ऑल दोज थिंग, वहाँ पे भी आता है। नोएडा के भी एक्सटीरियर रीजन्स आते हैं। बेंगलोर में अफोर्डेबल हाउसिंग कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, हैदराबाद में कम है, बट अहमदाबाद, पूना, नागपुर, नासिक, ऑल दीज सिटीज़ जो हैं ये अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन डालती है। तो आपको नहीं लग रहा कि जैसे पूना का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वैसे हो रहा है, वैसा ही नासिक का हो सकता था? कहीं ना कहीं नासिक वहीं पीछे रह गया, क्योंकि अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या फिर मेडिकल क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी डिमांड है। हाँ, वहाँ पे है, लेकिन पूना के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू था कि वहाँ पे आईटी वाज अ मेजर ड्राइवर। तो अगर आप सिटीज़ की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेजर ग्रोथ का ड्राइवर रहते हैं। यही कारण है कि आपका बेंगलोर जो इमर्ज होकर के आया, पूना इमर्ज होकर आया, गुड़गांव इमर्ज होकर के आया, वो चीज़ आपको अभी नासिक में नहीं दिखती। नासिक की डिपेंडेंसी केवल मेडिकल टूरिज़्म और दूसरी तरीके के और क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर के है, तो वो उस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन क्योंकि वो पूना और मुंबई के पास में है और क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, तो टॉप 10 सिटीज़ और 15 सिटीज़ ऑफ इंडिया के अंदर वो इमर्ज होकर के आता है। वहीं हमने देखा है चैलेंज, अर्बन चैलेंज फंड, इसकी भी घोषणा की गई है। इसके तहत कौन सी सिटीज़ होंगी जो रीडेवलप होंगी? अब कह पाना अभी बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैंने उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया, बट ये एक इस तरीके का चैलेंज है जिसमें सारे सिटीज़ और अर्बन बॉडीज़ शायद प्रोग्रेसिवली जो है इसमें खासकर पार्टिसिपेट वाटर एंड सैनिटाइजेशन की उन्होंने खास बात की है की बात की रीडेवलपमेंट में। है। तो ब्राउन फील्ड के अंदर तो ये चैलेंजेस सारी सिटीज़ में, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, चाहे उसमें लखनऊ की बात कर लीजिए, चाहे कानपुर की बात कर लीजिए, या फिर आपके जयपुर, नागपुर, नासिक, इंदौर, तमाम सारी शहर जो हैं वो उसमें इमर्ज होकर के आएंगे आपको। क्योंकि ये एक बड़ा, हमने अब तक घर रीडेवलप, बिल्डिंग रीडेवलप करने के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार सिटी रीडेवलपमेंट की बात इन्होंने बजट में खास मेंशन की और है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारण है कि हमारी सिटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिकली डेवलप्ड हुई। तो अगर आप ओल्ड सिटीज़ में चले जाइए तो वहाँ पे मोटरोबल रोड नहीं है, ओल्ड कंजेस्टेड एरिया है एंड दे आर सो डेंस। तो वहाँ पे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अर्बन चैलेंज के साथ साथ आपको क्लस्टर रीडेवलपमेंट, जो हम अब आज के दिन मुंबई के अंदर भिंडी बाज़ार और तमाम सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये आपको सिमिलर चीज़ जो है ना, शायद आपको दिल्ली के अंदर भी अभी रिक्वायर्ड है। किदवई नगर और बाकी सारे एरियाज़ जो हैं जहाँ पे हाईली डेंस्ड हैं, ओल्ड एरिया बन करके आ गए हैं, वहाँ पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। आपको बेंगलोर के अंदर जो ट्रैफिक का कंजेशन है, तो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर रीडेवलपमेंट की स्कीम को रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जितनी भी ब्राउन फील्ड एरिया है विच इज़ हाईली डेंस्ड ओल्ड डेवलप्ड लोकेशन, वहाँ पे आपको रोड वाइडनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरीके के प्रयास करने पड़ेंगे। और आई थिंक उस तरफ गवर्नमेंट ने अपना ध्यान रखा हुआ है। और नहीं तो जितनी भी छोटी सिटीज़ हैं, अगर आप बहुत कायदे से देख लीजिए तो जैसे लखनऊ है, तो एक ट्रांस गोमती करके जो एरिया आया, वहाँ पे ही न्यू डेवलपमेंट होता चला गया। जो ओल्ड सिटीज़ है वहाँ पे आपको ना तो प्राइजेज़ में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी, ना फिर रियल इस्टेट के अंदर ग्रोथ आई।
कारण क्या है कि वहाँ पे लैंड ही नहीं है, डेंसिटी नहीं है, इन्फीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब जो लोकेशन है जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन बसी हुई है, वहाँ पे अगर आपको इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसकी तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है। मुंबई ने एक एग्रेसर प्रयास करना चालू कर दिया, लेकिन दूसरे सिटीज़ को भी करना ज़रूरी होगा। वही रेंटल की देखा हमने बात पहली बार बजट में हुई जब जुलाई का बजट आया, खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए रेंटल हाउसिंग की बात उन्होंने छेड़ी। इस बार उन्होंने रेंटल में भी थोड़ी टीडीएस में एक कह सकते हैं थोड़ी रियायत दी है, उनके लिए कुछ बेनिफिट आता दिखा है। लेकिन क्या रेंटल होम्स बनने चाहिए ज़्यादा? देखिए, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस तरीके की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है हमारे यहाँ, हम पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, जो हाउसिंग की शॉर्टेज की रिक्वायरमेंट। तो रेंटल हाउसिंग की भी एक काफ़ी ज़रूरत है, और ये गवर्नमेंट ने ध्यान करके रखा भी है। पिछले 2 बजट से हम लोग देख रहे थे इस तरफ से रुझान है। इसमें चैलेंजेस ये हैं क्योंकि आज के दिन हमारी रेंटल यील्ड्स जो है वो इंटरेस्ट रेट से कम है। तो जैसे कॉमर्शियल के अंदर अगर आप देख लीजिए, रेंटल यील्ड्स आर मोर देन द रेंटल और इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो निवेशक जो है उसके पास एक आर्बिट्राज रहता है कि ही इज़ इन्वेस्टिंग इनटू अ प्रॉपर्टी वेयर द यील्ड्स आर मोर देन दैट। यहाँ पे एक चैलेंज है। तो बट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि रेंटल का जो है ग्रोथ हो, और कुछ कॉरपोरेट्स के अंदर भी आया है, जैसे को लिविंग स्पेसेस, स्टूडेंट हाउसिंग एंड दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू वो वैल्यू एडिशन कर करके हायर यील्ड कोशिश कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए, और इसमें अच्छे खासे फंड्स हैं। तो ये यहाँ पे है। अब गवर्नमेंट ने जो थोड़ी बहुत रिबेट दी है कि डीम्ड रेंटल जो सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर होता था, वो शायद थोड़ा निवेश को प्रमोट करे रियल एस्टेट के अंदर। तो बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे रियल एस्टेट पॉजिटिवली दिख रहा है, नेगेटिव उतना कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि शायद होनी चाहिए थी? क्योंकि हम देख रहे हैं मोदी सरकार में हर कुछ बजट में आए ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। बजट के बाहर भी बहुत सारी अनाउंसमेंट होती रहती है, जैसे बजट से पहले ही 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट हो गई। तो क्या लग रहा है कि वो रियल एस्टेट के लिए ये अनाउंसमेंट होनी चाहिए जल्द से जल्द? देखिए, आपने कंज्यूमर के हाथ में पैसा तो दे दिया, लेकिन सप्लाई साइड इंटरवेंशंस चाहिए था अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। इसके लिए जो टैक्स एग्जम्पशंस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग टू द डेवलपर अंडर सेक्शन 80 AIB जो डिसकंटिन्यू हो गया 2022 के बाद, उसका रीइनिशिएशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम न्यू लॉन्चेस कम होते हुए देख रहे हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज़, एंड उसका ही रीज़न है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में डिग्रोथ होती हुई दिखाई दी। क्योंकि अगर आप सप्लाई नहीं होएगी तो माल कोई ख़रीदेगा कहाँ से? तो अगर सप्लाई साइड इंटरवेंशंस में गवर्नमेंट और सोच ले इस ढंग से, तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। और CLSS स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने जो नई इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स निकाली, उसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो पिछले बेनिफिट से कम है कंपैरेटिवली। अगर उसको एट पार कर दें, जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है उसको 4 साल पे डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह से जो पहले अप फ्रंट करते थे, NPV का जो डिस्काउंटिंग रेट है उन्होंने वो भी कम कर दिया, जिससे जो ओवरऑल बेनिफिट है वो रिड्यूस हो गया। तो आई थिंक वो वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दें तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। और थोड़ा अर्ली साइंस भी मुझे दिख रहे हैं कि जो हमने अभी तक फिनोमिनल ग्रोथ रियल एस्टेट में देखी वो लग्जरी ओरिएंटेड मार्केट में थी, ये कंटिन्यू नहीं होएगी। अभी हम देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होनी चालू हो गई। पिछले क्वार्टर में भी हमको दिखाई दिया पहली बार, जो अभी तक ग्रोइंग मार्केट था उसके अंदर एक रिटार्डेशन होता हुआ दिखा है। क्वार्टरली हमारी 1.5% की डिग्रोथ हुई मार्केट के अंदर। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब जो रियल एस्टेट का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। लग्जरी विल नॉट ड्राइव रियल एस्टेट, अफोर्डेबल विल ड्राइव द रियल एस्टेट। तो अफोर्डेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सप्लाई साइड इंटरवेंशंस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई आए।
PMAY में भी सिमिलर स्कीम्स लेके आए, तो जो पिछली बार जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रोथ के पाथ पे लेके आई, वो सारे इंटरवेंशंस की अभी वापस से ज़रूरत है। तो अगर ये मिसिंग लिंक को भी अगर गवर्नमेंट फुलफ़िल कर दे तो आगे वाले समय में हम रियल इस्टेट के अंदर रुकावट होती हुई नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि कारण है कि अगर इकोनॉमिक सर्वे का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए तो उसके अंदर सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो प्लेटूड जॉब ग्रोथ दिखाई दी, और रियल इस्टेट जो है एक मेजर कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट का। तो जब तक सप्लाई और कंस्ट्रक्शन स्पेस के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, जब तक बिल्डर के पास मोर एंड मोर सप्लाई आती हुई नहीं दिखाई देगी, तब तक आप एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो आपको सप्लाई साइड इंटरवेंशंस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी प्राइस वाइज कहाँ पे ज़्यादा आपको ग्रोथ दिख रहा है और कहाँ पे डिमांड वाइज कौन से सिटीज़ में अभी डिमांड दिख रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्राइस की ग्रोथ मुझे नॉर्थ इंडिया की सिटीज़ में दिख रहा है, जिसमें आपके नोएडा हो गए, गुड़गांव हो गया, लखनऊ हो गया, अमृतसर, लुधियाना हो गए, ऐसे ऐसे नॉर्थ साइड की सिटीज़ में लग रहे हैं। और उसका रीज़न है वो थोड़ा बहुत स्पेकुलेटिव है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ड्रिवन मार्केट है, तो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्राइस में ग्रोथ करते हैं, स्पेकुलेटिव होती है। लेकिन बाकी सारे शहरों के अंदर जो है वो प्राइस जो है वो प्रोडक्टिवली ग्रो हो रहा है। मतलब प्राइस जो है वो जब बहुत फिनोमिनली ग्रोथ होता है तो वो डिमांड पे इम्पेक्ट करता है। मतलब अनअफोर्डेबिलिटी बढ़ाता है। अगर आप मुंबई, पूना, बेंगलोर, तमाम सारे शहरों में देख लीजिए तो जो प्राइस की ग्रोथ है वो प्रोडक्टिव है। 5% से 9% या 10% के रेंज पे है। इस प्राइस पे जो है इनकम की ग्रोथ भी होती है, और ये इन्फ्लेशन ड्रिवन जो है ज़्यादा ग्रोथ होती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जहाँ पे 15%, 20% CAGR ग्रोथ पिछले 4 साल से हो रही है, वो थोड़ा स्पेकुलेटिव दिख रहा है। वो हमें नॉर्थ इंडिया की सिटी। और कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, एक्चुअल डिमांड कहाँ दिख रही है? ज़्यादातर डिमांड तो आपको वेस्टर्न इंडिया जैसे मुंबई है, पूना है, बेंगलोर है, दिल्ली NCR में सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, तो डिमांड तो है ही, लेकिन वो अपने फुल पोटेंशियल को अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है, क्योंकि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ सप्लाई। जब तक बिल्डर सप्लाई नहीं करेगा, जब तक माल होगा ही नहीं दुकान के अंदर, तो आदमी खरीदेगा कैसे? तो वहाँ पे सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स हैं। आज भी मुंबई के कंपैरिजन में दिल्ली NCR की सप्लाई 1/5 हो गई है, जो एक वक्त पे दोनों एट पार होती थी। अगर मुंबई में 3,30,000 यूनिट MMR के अंदर 3,30,000 यूनिट का अनसोल्ड है, तो NCR में केवल 70,000 यूनिट का अनसोल्ड है। और उसका कारण है कि उसके अंदर स्ट्रेस था, न्यू लॉन्चेस लिमिटेड आए, उतने नहीं आए जितना मुंबई में आने चाहिए थे। इसके लिए वो अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे ग्रेट पोटेंशियल है, और गोइंग फॉरवर्ड आई विल सी मोर सर्ज इन द सप्लाई। आखिरी सवाल, एकनाथ शिंदे साहब ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की कि 1 लाख घर बनेंगे मुंबई, महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में। कौन से ऐसे एरियाज़ आपको लग रहे हैं जो अनलॉक होंगे? क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट पैन लैंड्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सरकार के पास है, तो कौन से एरियाज़ हम देख सकते हैं? आई थिंक सॉल्ट पैन लैंड ही हमें सबसे ज़्यादा दिख रही हैं अगर मुंबई की बात करें, और वही है सबसे बड़ा पोटेंशियल, बिकॉज अनटैप्ड है। और बाकी ग्रीन एरिया है, मैं नहीं चाहूँगा कि वो ग्रीन एरिया को हटा करके उसके ऊपर मकान बनाएं, बिकॉज दे आर द लंग्स। तो ये कौन से एरियाज़ होंगे जहाँ पे सोल पैन लैंड्स वगैरह हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ लाइक विक्रोली हो गया, मुलुंद हो गया, जो आपके चेंबूर के ईस्टर्न साइड से लेकर के उधर हो गया। तो और वेस्टर्न फ्रंट में भी आपके गोराई और मलाड का जो आउटस्कर्ट्स मार्केट है, वहाँ पे आपको इस तरीके के यूनिट आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत डिटेल में आपने समझाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।